बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नारा अली। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को आज लंदन में पासपोर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI फॉरेन फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में कराने का अदालती फैसला मुअत्तल कर दिया है। इसके अलावा पंजाब में जारी सियासी बहरान पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। सर, मुआशी और एक सियासी बहरान इस वक्त मुल्क में नजर आ रहा है। इमरान खान साहब की एहतजाजी सियासत और बयानिया, क्या समझते हैं कि क्या जल्द इंतखाबात करवाने में वो कामयाब होंगे? देखिए, कई बहरान हैं और मैं ये बात तवातुर के साथ कह रहा हूं और मैं आज इसको मजीद, वो कहते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, कि मुल्क अबतरी की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको जो लोग समझते हैं, जो आम लोग भी या जो हालात पे गहरी नज़र रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि मुल्क शदीद अबतर बहरानों की तरफ बढ़ रहा है जी। जो माशी भी हैं, जो सियासी भी हैं, जो आइनी भी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, सारा कुछ जमा हो रहा है। और वो कहते हैं ना कि परफेक्ट स्टॉर्म। अच्छा, अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप शुरू करें, मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट इशू हो गया। अब मुझे नहीं पता वो आते हैं नहीं आते, मेरा अंदाज़ा ये है कि शायद फ़ौरन ना आए, पहले वो सऊदी अरेबिया जाएँ। सही, ठीक। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि पंजाब हुकूमत नहीं बन सकी आज भी, और कल जो है दोबारा हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून हाई कोर्ट से रजू करेगी और कई रोज़ गुजर गए, अब तो मेरा ख्याल है बहुत दिन गुजर गए, पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, मुल्क के सबसे बड़े सूबे में, और एक बड़ा आइनी बहरान वहाँ पर भी है और मरकज़ में भी है। मरकज़ में आइनी बहरान इसलिए है कि 3 अदद शख्सियात, कायदे ईवान तो हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन होगा, उसके लिए 3 शख्सियात आ गई मैदान में। एक तो हुसैन अलाई साहब का नाम हमने पहले लिया था, जो वजाहत हुसैन साहब के बरखुरदार हैं, लेकिन मुनहरफ अरकान में भी 2, एक तो नूर आलम खान साहब जो अभी अलग हुए थे कुछ रोज़ पहले, और एक उन्होंने जमा करवाया, वो कह रहे हैं कि मैंने लीडर ऑफ द अपोजिशन का मुझे रोल दिया जाए, और उनके पास शायद 12 अरकान। और दूसरा राजा रियाज साहब, वो जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब के साथ गए थे, उन्होंने भी, उनके पास भी 12 के करीब। तो अभी इस वक्त 3 लोग जो हैं वो आपस में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी जो है उनमें तनाज़े है। और यहाँ पर कल जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तय करेगी कि हमने आना है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्योंकि जाने से पहले जिसकी दावत उनको नहीं आई थी नवाज शरीफ साहब की तरफ से, ये मैं इस पे एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब की तरफ से दावत नहीं आई थी, और यहां से गए तो वहां से कहा गया कि अच्छा, हमें तो अभी पता चला है वो यहां मौजूद है शहर में, इस तरह से हुआ है। तो वहां पर ये मामला सीट एडजस्टमेंट्स वगैरह के किसी किस्म के कोई तय नहीं हुए, ठीक है, छोड़ देंगे सीट, कोई बयानिया और ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी छोड़ देंगे। असल ये था कि, और ना ईवान सदर के हवाले से कोई मामला तय हुआ है, और ना जो है वो ANP ने वजारत उनको मिली है, ना मोहसिन दावड़ साहब को मिली है। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए अभी एक अहम बात है कि लंदन तो गए, लेकिन वापस जाने से पहले उन्होंने कहा कि हम इस पे इत्तेहादियों को, बाकी सारे लोग, क्योंकि उनको लेकर जो है वो जरदारी साहब आए थे, जरदारी साहब इत्तेहादियों को लाए थे, उनके ऊपर हुकूमत खड़ी है। अच्छा, फिर उसके बाद तो वो तो वज़ीर नहीं बने। अब वो क्या पीपल्स पार्टी क्या स्टांस लेती है वो कल देखना है, लेकिन एक दबाव चारों तरफ से आ रहा है ना कि अब आगे व्हाट नेक्स्ट। फिर उसके बाद आज इलेक्शन कमीशन ने वो उसको 17 मई तक मुलतवी कर दिया, जो फैसला उनका, यानी इलेक्शन कमीशन का जो था कि जी जो मतलब 30 दिन में सुनाना था, वो हाई कोर्ट की ही फैसला था, वो 30, वो इंट्रा कोर्ट अपील के नतीजे में उन्होंने 17, वो तो एक तो वो हटा दिया, और 17 मई को बुला लिया है, ना सिर्फ PTI को बल्कि उनके साथ 17 और जमातों को, तमाम सियासी जमातों को, कि वो भी अपना हिसाब किताब लेकर आ जाएं, और वो लेकर आ जाएं 17 मई को, ठीक है। और उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, बाकी सारी पार्टियां भी हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक ये इशू हो गया। कल जहां पर इलेक्शन कमीशन के बाहर तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे या एहतजाज करने जा रही है, वहां मरीम नवाज साहबा ने कल से अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज कर दिया, जो ईद के बाद करनी थी। वो कल से वो लाहौर में
मुख्तलिफ हलकों का दौरा कर रही हैं और वहां पर वो कल ही के दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी हो रहा होगा। तो एक सियासी लेवल पे बहुत बहरान भी है और वहां पर वो क्लैरिटी नहीं हो पा रही अभी तक कि पंजाब के अंदर वजीर आला कौन है। उसके साथ ही 29 तारीख को एक फैसला, महफूज फैसला इलेक्शन कमीशन सुनाने जा रहा है। अचानक अभी उनकी प्रेस रिलीज आई है और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो महफूज फैसला था वो हम 29 अप्रैल को सुना देंगे। और वो फैसला था यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके साहबजादे जो अली गिलानी साहब हैं, उनके नाअहलियत के लिए जो रेफरेंस दायर हुआ था, जिसमें वीडियो एक मंजर आम पे आई थी, लोगों को याद होगा कि एक पैसे वगैरह के हिसाब से सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे। तो उस जमाने वो फैसला महफूज अचानक इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 29 तारीख को ये सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। लेकिन जो सबसे अजीब सूरत हाल है, अजीब मामला है, वो ये है कि गालिबन जहां तक मैं समझ रहा हूं IMF आपको पैसे नहीं देने जा रहे अभी। ये कोई 8 अरब 1 अरब 2 अरब अभी आपको पैसा नहीं मिल रहा। ये खबर ही ये इसको अलग अलग से अंदाज में स्पिन किया है कि आपको शायद बहुत ज्यादा पैसा मिलने जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। अशफाक हसन खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, मैं उनसे पूछता हूं कि ये क्या गोरख धंधा है कि हमें बताया जा रहा है कि जी IMF से पैसे आ रहे हैं, आसमान से बारिश शुरू हो जाएगी पैसों की। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि और नई मुसीबत जो है वो हम अपने सर पे लेकर आ रहे हैं। और वो क्या मुसीबत है? अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अशफाक साहब, पहले तो मुझे जरा ये बताइएगा कि क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं कि एक पिछली हुकूमत जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो 2019 में गई IMF के पास और वो जो उनके साथ मुआहदा साइन हुआ वो हुआ सितंबर 2022 तक का, इस साल तक का। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो जो मुआहदा था वो खत्म हो गया फरवरी में, जब इमरान खान साहब ने तकरीर की और उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो सब्सिडी जो है वो अपनी जगह पे बरकरार रखेंगे। और बल्कि उन्होंने खत्म नहीं हुआ था, खत्म नहीं हुआ था जी। वो उनके साथ 7th रिव्यू जो है, 7वें रिव्यू की बातचीत चल रही थी। ठीक है। उन्होंने कहा कि जी ये जो आपने सब्सिडी दी है ये अनफंडेड सब्सिडी है, यानी कि जो पेट्रोल की कीमत आपने जून तक फिक्स कर दिया था, बिजली की कीमत आपने फिक्स कर दी थी। IMF ने कहा कि ये अनफंडेड सब्सिडी है, इसको आप खत्म करें। अच्छा साहब, प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। ठीक है। नहीं सुने तो सही ना, जब वो उन्होंने कहा कि आप खत्म कर दें, ठीक है, तो हमने पाकिस्तानी साइड ने उस वक्त कहा कि जी ये तो नहीं खत्म होगा, हमने अनाउंस किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो सस्पेंड हो गए। उन्होंने कहा कि अब नई हुकूमत आएगी उसके साथ हम बात करेंगे। उसके बाद वो चले गए। अब फिर भी ये बस्ता इस्माइल साहब अपनी डेलीगेशन के साथ गए हैं जब, तो वहां पर जाके उन्होंने यही चीजें बात हुई है, जो उन वजूहात पे बात हुई है कि जिसकी वजह से प्रोग्राम सस्पेंड हुआ था। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये अश्योरेंस दे दी है कि हम ये अनफंडेड सब्सिडीज को खत्म कर देंगे। ये यहां तक ये बात हुई है। अब अशफाक साहब, मैं 2-3 सवाल आपसे सादा से पूछूं तो आम आदमी के मुझे तो नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा, यही मैंने बात की कि ये मुअत्तल हो गया था ना प्रोग्राम, मुअत्तल अब बहाल हो गया दोबारा। जी वो बहाल अभी होने जा रहा है, बिल्कुल हो गया एक तरीके से। अच्छा। क्योंकि अब उनकी टीम जो है मई के महीने में, गालिबन ईद के बाद उनकी टीम आएगी मई में, और फिर जहां से सिलसिला मुनक़ता हुआ था वहीं से शुरू होगा। और इस दौरान हुकूमत जो है वो अनफंडेड जो सब्सिडीज सो कॉल्ड है इसको आहिस्ता आहिस्ता विड्रॉ कर लेगी। यानी कि बिजली की कीमत भी बढ़ जाएगी, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ेगी हर आम में। फिर ये जो है जब ये वापस जाएंगे रिव्यू करने के बाद, और फिर ये 8वें प्रोग्राम जब वो के लिए वो टारगेट देके जाएंगे, 8वें रिव्यू के लिए टारगेट देके जाएंगे जो बजट में शामिल होगा। तो जब ये वापस जाएंगे, वापस जाकर उन्होंने कहेंगे कि जी जहां जो 7वां प्रोग्राम जहां हमने शुरू किया था अब हम उसको मुकम्मल करके आ गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने ये सब्सिडीज खत्म कर दी है, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ाई है, बिजली की कीमत भी बढ़ाई है, लिहाजा अब इनको $1 बिलियन दे दिया जाए। तो वो बोर्ड में लेके जाएंगे। अब बोर्ड की मीटिंग जून में होती है, जुलाई में होती है, कब होती है पता नहीं। एक मिनट मैं यहाँ रुकता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि वहां से एक तो ये ट्रक की बत्ती जो है ना, इससे जरा निकलने की कोशिश करता हूं। आप ही कह रहे हैं कि अभी वो वहां से उनकी एक टीम आएगी मई में
जी, मई में आने के बाद वो यहाँ बैठ के बजट को देखेंगे कि इस दौरान जो है वो बजट पेट्रोल नहीं, जो पेट्रोल की 7 कीमत हो जाएगी 200 रुपए से ज्यादा। तकरीबन इसी रेंज में, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस रेंज में होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, चाहे वो यकमुश्त में हो जाए, वन गो में हो जाए, या 2-3 हर फोर्टनाइटली पे होता है ना एडजस्टमेंट। नहीं लेकिन तो बजट आपको बताना पड़ेगा ना उनको क्लैरिटी के साथ। हाँ हाँ, तो इसीलिए तो वो आ अच्छा रहे ठीक हैं है, ना वो आ रहे हैं। बताने अच्छा के लिए। तो आपको कीमतें पहले बढ़ानी पड़ेंगी, बिजली पहले आपको बढ़ानी पड़ेगी, एमनेस्टी स्कीम्स आपको जो ये टेक्सटाइल मिल्स और ये सारा आपको पहले करना पड़ेगा। नहीं फिर नहीं उसके नहीं, बाद देखिए सुने जी। उनके जो प्रेस रिलीज में सिर्फ अनफंडेड सब्सिडीज का जिक्र है और किसी चीज का प्रायर एक्शंस क्या होते हैं? प्रायर एक्शंस यही है ना कि वो पहले आप करेंगे तो फिर पैसा देंगे ना वो आपको। देखिए ना, वो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि जी ये प्रोग्राम के लिए हम दोबारा अपनी टीम को उस वक्त भेजेंगे जब ये अनफंडेड सब्सिडीज आप खत्म करें। तो मैं वही मैं कह रहा हूँ ना। तो अब ये वापस आने के बाद अब जो 15th डे जब आएगा तो उस वक्त आप देखेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, कुछ बिजली की कीमत भी बढ़ेगी। तो मैं यही मैं कह रहा हूँ अशफाक साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि पैसा उसके बाद मिले, बजट के बाद आपको पैसा सारा कुछ पैसा जुलाई में भी हो सकता है, अगस्त में भी हो सकता है। ये तो बोर्ड की, जब ये IMF कमीशन वापस जाएगा, रिपोर्ट देगा, फिर बोर्ड में उसके लिए 15 दिन का और टाइम होता है, 3 हफ्ते और टाइम मिलते हैं, फिर वो बोर्ड में जाएगा। पर अभी तो बहुत दूर है ना। अच्छा, यानी इसका वही मैं यही बात कह रहा हूं कि अभी ये हम खुश हो रहे हैं कि हमें बहुत कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा नहीं है, अभी हमें पैसा नहीं मिला ना, सीधी सी बात है। जी जी, बिल्कुल नहीं मिला है। और ये मिलेगा अगर एवरीथिंग गोज वेल, तो ये फिर आप समझ लें कि जुलाई वगैरह में मिल सकता है। अच्छा, और उससे पहले हम सारी शराइत पूरी कर देंगे, बिजली की कीमत बढ़ जाएगी। जी, बिल्कुल, बहुत कुछ करना पेट्रोल पड़ेगा। की कीमत 200 से ऊपर हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ानी होगी। फिर आपने जो बजट के में जो टारगेट जो फिक्स करेंगे, उनके साथ एग्री करेंगे, वो बजट जब पेश करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसमें वो तमाम चीजें वहां मौजूद होंगी कि कितना रेवेन्यू का टारगेट है। ये पहले तय हो जाएगा, मई में जब आएंगे तो अगले बजट के लिए रेवेन्यू टारगेट भी फिक्स होगा। तो वो भी देखेंगे कि आपने वो टारगेट फिक्स किया है, टारगेट आपने वही दिया है बजट में या नहीं दिया है। नहीं तो हम खुशियां क्यों मना रहे हैं इस वक्त? वैसे ये बताएं, हम क्या खुश क्यों हो रहे हैं इस वक्त? ये किस बात पे खुश हो रहे हैं? बात यह कि ये सियासी चीजें होती है ना। पहले मैं देख रहा था बहुत सारे इसमें कि जो आज के हुक्मरान है, जब वो अपोजिशन में थे तो बहुत क्रिटिसाइज किया था, बहुत हमारे उस लीडरों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया था। तो अब क्या करें? अब तो वो जो भी IMF का उस वक्त का था प्रोग्राम प्लस करके रहा है, प्रोग्राम प्लस में आ गए हैं। मतलब यह है कि उन्होंने तो ये कहा था कि जी हम नहीं बढ़ाएंगे बिजली की कीमत और पेट्रोल की कीमत, हम जून तक नहीं बढ़ाएंगे। हमने कहा कि जी हम बढ़ाएंगे। अब हमने कहा कि हम बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा जी प्रोग्राम सस्पेंड है। उसने कहा कि बिल्कुल सस्पेंडेड है, कोई बात नहीं है, जाएं आप। हमने कहा कि नहीं जी, आप आए और हम बिजली की कीमत बढ़ाते हैं, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाते हैं। सारी शराइत जब पूरी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो फिर वो जाके जुलाई अगस्त में देखेंगे और सब मुतमईन हो गए तो फिर $1 अरब देंगे। ऐसे ही है? जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि जी इस प्रोग्राम को जो 22 सितंबर 2022 को खत्म हो रहा है, इसको आप जून 2023 तक लेके जाएं और उसमें $2 बिलियन और डॉलर दे दें हमें और शराइत हम। नहीं, डॉलर की बात नहीं हो रही है इसमें। अच्छा। उनके प्रेस रिलीज में कहीं पर डॉलर की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रोग्राम को जून 23 तक आप एक्सटेंड कर दें, बस। अब इस पे बातचीत होगी यहाँ पर। अभी फंडिंग की कोई $8 बिलियन मैं देख रहा हूँ। ये IMF के प्रेस रिलीज में $8 बिलियन का जिक्र कहीं पर नहीं है। अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। यानी कि मजीद ताखीर, और उसके लिए भी डॉक्टर साहब जैसे पहले मजीद कर्जे लिए गए थे सऊदी अरब, वो 23 फरवरी इसी साल 23 फरवरी को 40,000 टन फ्यूल लेके कोलंबो एयरपोर्ट पे जहाज उतरा श्रीलंका। और वो जो है वो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पे ऑयल आया है और ऑयल की पेमेंट आप कर दें। तो बैंक ऑफ सेलोन की तरफ से उनको बताया गया, ऑयल जहाज खड़ा हुआ है एयरपोर्ट पे, उनको बताया गया कि जी हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास डॉलर्स खत्म हो गए। ठीक है, सिर्फ $2 बिलियन रह गए। तो जहाज जो खड़ा हुआ था जी, वो जो पेट्रोल लेकर आया था, जो फ्यूल लेकर आया था, वो उसके साथ वापस चला गया और मुल्क में हंगामे शुरू हो गए।
और उस दिन के बाद से लेकर अब तक वो IMF के पास दुनिया में कोई मुल्क उनको इस वक्त बेल आउट करने की पोजीशन में नहीं है। और उसकी वजह, और अब आप कहेंगे कि जिनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई तो फैक्ट्रीज बंद हो गई तो आप जनरेटर चलाएं, जनरेटर के लिए फिर वो सवाल है कि फ्यूल कहां से आएगा, पैसे कहां से, कोयला, आपके प्लांट्स बंद हो गए हैं, कोयला भी बाहर, हम भी कोयला बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका है, पता नहीं कहाँ, हम भी, हमारे भी मुख्तलिफ जगहों से कोयला आता है, तो फ्यूल भी बाहर से आता है। अब इशू ये है कि ये माशी बहरान जो है ये सर पे खड़ा है, क्योंकि ये सारा जो पैसा है, इसकी जो पहली वो जो रुका हुआ $1 बिलियन था, यानी अभी क्या हुआ है, अभी हमने सिर्फ वो जो उनके वो नाराज हो गए थे तो हमने उनको खुश कर दिया कि हम आपके साथ वापस आ रहे हैं, सॉरी वो उस वक्त हमने गलत बात कर दी थी सब्सिडीज वगैरह के ऊपर, तो वो ताल्लुक बहाल हो गया, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं वापस, और वहीं से सिलसिला शुरू करें जहां खत्म हुआ था। अब सिलसिला खत्म हो गया था 28 फरवरी को, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं 10 रुपए कीमत बढ़ा रहा हूं, उन्होंने कहा था कि आप सब्सिडी खत्म करें, यानी पेट्रोल की कीमत को जो सब्सिडी दी जा रही है उसको खत्म करें, बढ़ाएं कीमत। इमरान खान साहब ने कहा 10 रुपए में कम करता हूं और जून तक ऐसा रहेगा, वो प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। अब सिर्फ प्रोग्राम बहाल हुआ है और सिलसिला वहीं से टूटा है जहां फरवरी में खत्म हुआ था। अब वो कह रहे हैं कि 1 मिनट जरा, अब आप ये सारा कुछ करें, ये कीमतें बढ़ाएं, ये करें, इसके सब्सिडी खत्म करें, एमनेस्टी, ये सारा कुछ खत्म करें, ये हम आएंगे मई में, 15 मई को यहां आके देखेगा, हमारा टेक्निकल टीम आके देखेगी, टेक्निकल टीम के बाद जो है वो हमारा एक दूसरा बोर्ड देखेगा, उसके बाद एक तीसरा उनका जो आखिरी बोर्ड है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, वो सारा फैसला करेगा और फिर आपको $1 बिलियन मिल जाएगा अगर आपने सारी शराइत पूरी कर ली। ये आपकी माशी सूरत हाल है, ठीक है। और ये आने वाले दिनों में 200 रुपए से ज्यादा पर लीटर पेट्रोल होने जा रहा है मुल्क में। एक कंडीशन आपने मान ली। दूसरी ये कि एमनेस्टी स्कीम्स खत्म हो रही हैं, जिसके नतीजे में एमनेस्टी स्कीम, वैसे तो एक अजब सी बात है कि जी वो स्याह धन सफेद हो जाए, लेकिन उसके नतीजे में एमनेस्टी स्कीम, क्योंकि वो थी ना, उसमें आपकी जो हाउसिंग स्कीम्स में लग रहा था, एक सनत चल रही थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कुछ मिली हुई थी एमनेस्टीज, ये तो वो सारा का सारी आपका साथ ही आपका जो बिजली का शॉर्टफॉल है पूरे मुल्क में, वो क्योंकि आपने मतलब फ्यूल के पैसे देने, ठीक है ना, पावर प्लांट्स कैसे चलेंगे, कोयले के पैसे देने, ये तो बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ रहा है। और वो आज जो है वो 7 घंटे 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे ये शॉर्टफॉल तो सुबह से हो गया, और ये उस वक्त होगा जबकि आपकी गर्मियां शदीद, पॉलिटिकल टर्मोइल, ठीक है। आपके एक अच्छी अगर कोई दुनिया में से एक खबर आई है ना, आज एक अच्छी खबर ये आई है कि फ्रांस में प्रेसिडेंट मैक्रोन जो है वो उससे लीपिन से वो जीत गए, ठीक है। और ये वाहिद अच्छी खबर है लिपेन से, और ये वाहिद अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि वो जो लिपेन है, ये पूरा इलेक्शन आप अंदाजा लगाएंगे किस बात पे हुआ है, बड़ी नैरो, पिछले ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो हिजाब और स्काफ के ऊपर हुआ है। और वो जो मोहतरमा थी वो कहती थी स्काफ के ऊपर और हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, एक उनका ये इशू था। और मैक्रोन ने आखिरी दिनों में कहा कि अगर आप ये करेंगी तो खाना जंगी हो जाएगी, खाना जंगी का लफ्ज़ यूज किया, सिविल वॉर हो जाएगी फ्रांस में। तो आप ये बराए करम ये नारे लगाना बंद करें, लेकिन उसके बावजूद वहां पे आप देखें कि वहां पे कशीदगी है पनाह गुज़ीनों के वाले। फिर इन्होंने कहा कि यूरोप से निकल जाएंगे, पहले ब्रेग्जिट से पहले ही एक टूटा फूटा यूरोप अजीब सी पोजीशन में है, इन्होंने कहा हम EU से भी निकलेंगे। तो अब वो खैर वो भी इलेक्शन हारी, लेकिन मार्जिन उनका कम, तीसरी दफा हारी है इलेक्शन, और 2002 के बाद पहले फ्रांस के सदर हैं जो कि दोबारा री इलेक्ट हुए। लेकिन इसके नतीजे में इशू ये है, मुस्लिम दुनिया से मुबारकबादें उनको जा रही हैं, मैक्रों को जो है वो यूरोप के मुल्क भी दे रहे हैं, पुतिन भी दे रहे हैं, अमेरिका भी दे रहा है, चाइना भी दे रहा है, सब दे रहे हैं। लेकिन इशू ये है कि वो मार्जिन बड़ा कम है, यानी वो जो इंतहा पसंदी है। और दूसरी जो खबर है, अच्छी खबर, वो आई है इसी तरह से स्लोवेनिया से, और स्लोवेनिया में भी जो वहाँ की जेंसा हैं, स्लोवेनिया की जो प्राइम मिनिस्टर जेंसा हैं, वो भी अपनी सीट खो गई हैं, खो बैठी हैं, और वो भी जो है वो भी दाएं बाजू की बिल्कुल जो राइट विंग बिल्कुल स्लोवेनिया, तो वो वहां पर उनकी हुकूमत गिर गई। तो ये चलें दो जरा बेहतर चीजें, वो ट्रंप की फॉलोअर थी पक्की, और बाहर से लोग नहीं आने चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुल्क यूरोप से निकलो, ये करो। तो ये राइट विंग के दो शख्स, लेकिन मार्जिन चूंकि कम है इसलिए आपको पोलराइज सोसाइटी नजर आएगी। यानी जितना बड़ा पहले मैक्रोन अगर इतनी बड़ी तादाद से जीते थे तो अब उनका इतना क्लोज हो गया। इसका मतलब लोग बहुत बड़ी तादाद में, ऐसे मुजाहरे भी हुए हैं मैक्रोन के खिलाफ। लेकिन ये मोहतरमा अगर आ जाती तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया का, पूरे यूरोप का तमाम मामला जो है वो बड़े खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो एक तो ये इशू, दूसरा इशू ये है कि
अब मैं उस पर क्या बात करूं, यूक्रेन के अंदर मामलात और ख़राब हो रहे हैं, वहाँ सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुंचे हुए हैं, जनरल ऑस्टिन लॉयड पहुंचे हुए हैं, वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जंग वहाँ पे ख़राब हो रही है, मामला वहाँ पे उलझ रहे हैं। तो अब इस पूरे पिक्चर में ये पाकिस्तान के अंदर जो बहरान है इनको ख़त्म, माशी बहरान, देखिए माशी बहरान को अगर आप सारी चीज़ें, पावर प्लांट्स आपके, मैं श्रीलंका का जिक्र बहुत दिन पहले हम कर रहे थे इस पर, मैं श्रीलंका की बात इसलिए नहीं करना चाहता कि हम डिफॉल्ट नहीं होने जा रहे, ठीक है, खुदा ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन इशू ये है कि वो इसको, ये जो है ना इसको ये नहीं, अब होता है ना कि हमारे यहाँ वो क्या हो गया, दिवाली होता है, अब टकरा जाओ, मार दो, मर, क्या जरूरत है करने की। तो मसला ये है कि उसमें सबसे पहले तो ये जो शोर करने वाले, बिजली बंद हो गई और इंटरनेट भी तो बंद हो गया ना सारा साथी। तो इशू ये है कि वो और आपको कोई वहाँ पर बेल आउट करने को तैयार नहीं है, और स्कूलों के अंदर बच्चों को भेजना बंद कर दिया, कागज़ भी बाहर से आता है, और वहाँ पे टूरिज्म सारा बंद हो गया। बड़े ज़बरदस्त लोग हैं श्रीलंका के, लेकिन वो वही वहाँ पर बिजनेसमैन, पिछले चंद सालों में 2009 में सिविल वॉर ख़त्म हुई, पाकिस्तान का उसमें बड़ा रोल था, लेकिन उसके बाद ये कि वहाँ पर जो एक टर्मोइल है, उनकी इकॉनमी बड़ी ज़बरदस्त थी, आहिस्ता 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 वो सफ़ेद हाथी बहुत हैं, जैसे आपके यहाँ सफ़ेद हाथी, मैंने कल भी परसों बात की थी कि आपके यहाँ जो है वो स्टील मिल और PIA, हमारे दोस्त मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, उनके ज़बान से कोई एक आध जुमला ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा बड़ा प्रॉब्लम उनको होता है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन ये है कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो है वो 2018 में एक अजीब सा बयान दिया था, और वो बयान पता नहीं वो उधर मजाकन पता नहीं किस तरह बात कर दिया था, उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि जो भी PIA को खरीदेगा मैं स्टील मिल उसको मुफ्त दे दूंगा। ये 2018 में इनके पता नहीं स्लिप ऑफ टंग था क्या था, PIA अगर आपको जो खरीदने पे तैयार होगा PIA, मैं उसको स्टील मिल दे दूंगा, इतना खसारे में। ये 2018 की बात है, तो उसके ऊपर बड़ा लोगों ने शोर शराबा हुआ कि ये क्या बात कर रहे हैं। बहरहाल अब वो वहां से आ रहे हैं, तो यहां आते ही सख्त फैसले करने हैं, सख्त फैसले। आप मुझे ये बताएं कि ये अगर ये शहबाज शरीफ साहब, पहले ही गुजारिश की थी कि ये शहबाज शरीफ साहब के इत्तेहादी जो हैं, हमने तो हाथ जोड़ के बात की थी कि खुदारा इस वक्त जो है जरा पाकिस्तानी बन के सोच लें, और आप जो हैं वो कम से कम दबाव डालें, ताकि उसके नतीजे में इतनी बड़ी हुकूमत ना बने जो चल ही ना सके, और वो मुनव्वर फारकीन और 2 वोट उधर 3 वोट उधर, मतलब पीपल्स पार्टी का नुक्ता नजर है, MQM के। मुझे बताएं ना, कराची के अंदर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और वहाँ कारखाने बंद होते हैं, MQM कहाँ खड़ी होगी? मुझे बताएं कि इसमें सिंध के अंदर अगर पूरे सिंध में, यानी कराची भी ज़ाहिर सिंध का हिस्सा है, पूरे सिंध में अगर लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और ये मामला लॉ एंड ऑर्डर के शुरू हो जाते हैं, तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? और ये सारे के सारे, इसमें सबसे पहले आपको पता है क्या कट लगाने जा रहे हैं? वो कि PSDP खत्म करो, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सारे अराकीन बैठे हुए हैं कि जी हमारे इलाकों को इतने पैसे मिलेंगे। एक पुल हर साल बनता है और अरबों रुपए का बन जाता है, फिर अगले साल बनता है वही पुल, फिर तो अगले साल वही पुल। ये जो हमारे माजरत के साथ जो सबकी बात तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ अराकीन असेंबली आप उनमें जाएं तो वो पिछले 25 साल से वो जीत रहे हैं, लेकिन ये मेरे इलाके में देखें, ये मेरी एक जो है ना, ये मैं एक खूबसूरत सा प्रोजेक्ट मैंने बनाया, और भाई 25 साल से आप जीत रहे हैं, आपने तो वहां पर आपको तो अरबों रुपया मिला होगा, तो आप दिखा क्या रहे हैं कि जो एक सड़क है ना मेरी, वो एक देखे ना, ये कितना खूबसूरत सा मैंने बनाया, और भाई आप अरबों रुपया मिल गया आपको, वो सारा किधर गया? इशू ये है कि इस दफा वो ये भी कहने जा रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट्स बंद करें, और एहसन इकबाल साहब ने कह भी दिया कि हम बहुत सा उसमें से पैसा मनपसंद नहीं वजारतें, फिर बहुत ज्यादा वजारतें, तो फिर बहुत ज्यादा वजारतें, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा फंड, उधर से आपको पैसा चाहिए, उधर से। ठीक कह रहे हैं सर, इलेक्शंस भी तो फिर 1.5 साल बाद नहीं, 1.5 साल की फिर कैसे इलेक्शन से देखिए, उसको तो मैंने आपसे कहा ना कि ये हुकूमत में कोई वजह होती है ना, कोई आपको मुझे कुछ समझा दे कि इस वक्त जो है वो ये हुकूमत क्यों बनी, मतलब इस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को क्या सूट करता था इस वक्त ये हुकूमत बनाना? क्या मिफ्ता इस्माइल साहब को, जो इलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जाहिर है कि वो सेनेट में या कौमी में, लेकिन क्या वो उनको सूट करता था कि वो जाके ये वापस आके वजाहत करें लोगों को कि ये हमें सख्त फैसले करने हैं और साथ ही हमारी हुकूमत आई है? क्या उन्हें सूट करता था कि इमरान खान इस वक्त सड़कों पे निकल कर आ रहे हैं और वो भी सड़कों पे निकलें, जो कि निकलना पड़ रहा है उनको? क्या ये सूट करता था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, क्या ये हुकूमत को सूट करता था या करता है इस वक्त? देखिए, बात करना तो बहुत आसान है ना कि आप कहीं जाकर अनाउंस कर दें, और वो करना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। इधर गए तो अनाउंस कर दिया इतना, इधर गए तो इतना अनाउंस कर दिया, इधर गए तो इस इत्तेहादी को वजारत, तो पैसे नहीं है।
पैसे आपके पास नहीं है तो खिदमत खल के तहत लोग आ रहे हैं सारे, क्या वो तो लोग झगड़े हो रहे हैं वजारतों के ऊपर, और पहले भी झगड़े होते रहे वजारतों के ऊपर, इसको ये दो उसको वो दो, इसका हल क्या है? इसका हल इनको बैठना होगा सबको आपस में, कहीं सियासत को एक तरफ रख के, कहीं ना मुल्क इंतशार की तरफ जा रहा है। खुदा ना खास्ता मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आज से 1 महीने बाद, मुझे ये 15 दिन बाद ये 200 रुपए पेट्रोल हो गया, और बिजली जो है 8 या 10 घंटे उसका उसकी लोड शेडिंग शुरू हो गई। और लोड शेडिंग होती है तो लोग कहां जाते हैं, लोग कहते हैं जनरेटर में डाल दो, तो जनरेटर के लिए पेट्रोल लेने गए तो 200 रुपया लीटर। मैं आपसे बात ही कर रहा हूं कि वो ऐसी सूरत हाल डेवलप ना करें मुल्क में खुदारा, जिसके नतीजे में सियासी अफरा तफरी भी फैले, आईनी भी, कानूनी भी, और इंतखाना जंगी की बातें हो रही हैं यहां पे अदारों के ऊपर। मतलब इशू यह है कि somebody has to just come, कुछ लोग, कुछ अकाबरीन, कुछ सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट्स, कोई बिठाए दोनों पार्टीज को, कोई मुफाहमत हमारे का जो रास्ता असातिज़ा हैं, कोई हमारे जो मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, कोई हमारे जो पुलिस काम करने वाले, कोई यूनिवर्सिटी से जो असातिज़ा हैं, कोई हमारे जो उलमाए दीन हैं, उनका बहुत बड़ा रोल, सब बैठे किसी तरह। ये इश्यूज कुछ और हैं मुल्क के, सिक्योरिटी के इश्यूज, वहां पर मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज, उसके साथ पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो गया। ये एक अजीब सा, यानी आप मुझे ये बताएं ना कि यानी अब ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत है, वो अपने साथ इत्तेहादी उनके साथ जा रहे हैं, उनको ले जाना पड़ रहा है, वो नहीं लेके जाएंगे इत्तेहादी नाराज हो जाएंगे। आप सऊदी अरब जा रहे हैं, हम नहीं लेके जा रहे, वो सारे साथ जा रहे हैं। पीटीआई कह रही है कि इतना बड़ा वक्त लेके जा रहे हैं आप, इमरान खान तो अकेला जाता था, वो उधर वो इसी लेके जा रहे हैं कि वो नहीं लेके जाएंगे तो इत्यादि नाराज हो जाएंगे, इसको लेके गए मुझे नहीं गए, अच्छा मुझे लेके गए उसको नहीं लेके उधर। तो ये जो तमाशा है, ये एक पूरा मुल्क आप समझें इस वक्त हिजान का शिकार है, और उसमें ये सर पैर समझ नहीं आ रहा। पंजाब के अंदर हुकूमत नहीं है, मरकज के अंदर हुकूमत जो है वो एक शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसी हुकूमत अपने सर पे ले ली है जहां पर फैसले सड़कों पे हैं, इमरान खान साहब भी सड़कों पे हैं और मरीम नवाज साहिबा भी सड़कों पे आ रही हैं। और अगर पंजाब के अंदर ये सूरत हाल डेवलप होती है कि जहां सड़कों पे मरीम नवाज साहिबा भी हैं और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरे कारकुन तैयार रहें, और उसके बाद यौम दुआ होगा, और उसके बाद हम जगह जगह एहतजाज करेंगे, और उसके बाद हम लॉन्ग मार्च की कॉल दूंगा। अब इस गैर यकीनी की सूरत हाल में, जब गैर यकीनी है मुल्क में, सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या हमें ये बातें सूट करती हैं इस वक्त करना कि किसकी कौन, ये सारा का सारा पूरा का पूरा जो सेटअप है ना, ये पूरा घोंसला ऐसे शाख के ऊपर, जो शाख भी कट रही है, किसी शाख के ऊपर होता है ना एक सिस्टम, ऐसे आप कहेंगे ये इसके वो शाख भी टूट रही है अपनी जगह। और इससे पहले कि वो दरख्त खुदा ना खास्ता गिरे, तो या तो आप शाख उस आशिया को बचाएं या शाख को बचाएं, ठीक है, वरना सबके सब जाएंगे। मैं इसमें आपको सिर्फ ये बताऊं पूरा, क्योंकि ये जो आईएमएफ वाली बात हुई है ना, देखिए बात ही होनी थी, उनकी शराइत थी, लेकिन उनके साथ फाइट आउट हो रहा था, लड़ाई हो रही थी कि आप शर्त ऐसे नहीं है, ऐसे करें, ऐसे नहीं है, ऐसे करें, ऐसे नहीं है। कितना क्रिटिसाइज किया बाकर रजा साहब के ऊपर और शौकत तरीन साहब, उनको छोड़ा हमने, हफीज साहब, लेकिन उनके साथ एक जंग हो रही थी ना मुस्तकिल, हमें बताओ, वापस आते थे, जाते थे, वापस आते। इस दफा बात ही नहीं हुई। और पैसे कब मिले? $8 अरब। भाई $8 अरब कहां से? $1 अरब आपको अगस्त में मिलेंगे जब सारी की सारी शराइत कहा है कि हम ऐसी कोई कानून साजी नहीं करेंगे जिससे आईएमएफ से हमारे ताल्लुकात, आईएमएफ के साथ ताल्लुकात रहे, पब्लिक जाए जहन्नुम में, आईएमएफ के साथ रखने ताल्लुकात आपने इसमें, लेकिन आप इसमें खुशी गोलगप्पे खाने की क्या जरूरत है कि आपको कर्जा मिल गया? यानी दुनिया में अजीब गरीब किस्म के लोग हैं हम, कि कर्जा मिल गया तो ये नहीं कि कर्जा उतर गया तो हम खुश हो, हम खुश होते थे कर्जा मिल गया हमें, आगे हमारी नस्लें उतारेंगी, हम तो खा पी के भाग जाएंगे। भाई आप किसी वक्त जो है कोई हुकूमत, भाई 14 आपके वज़राए खजाना बदले 2008 से 14, और उसमें से 6 जो हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में थे, 2 मुस्लिम लीग नून के दौर में थे और 4 इमरान खान साहब के दौर में थे, और अब 14 आपके वज़राए खजाना। और पहले क्या हुआ था कि शौकत तरीन साहब गए थे तो हफीज शेख आ गए थे पीपल्स पार्टी के दौर में, और अभी हुआ है कि हफीज शेख गए तो शौकत तरीन आ गए। मसला यह है कि आप, वो लोग भी बेजार हैं, बाहर वाले भी, कि 1 मिनट ठहरो यार, ये आदमी हर कुछ देर सालों के बाद यही आदमी इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर वही आदमी आता है, वो कहता है जी सॉरी, वो माजरत चाहते हैं, वो तो दरमियान में ये हो गया था, मुझे बंद कर दिया गया था, मैं रिहा हो गया, अब मैं बंद हो गया था, मैं रिहा हो गया, मैं बाहर चला गया, अब मैं आ गया हूं खुल गया। वो भी हंसते, अच्छा वहां बैठे हुए अपने वही लोग बैठे हुए, वो कहते हैं यार ये किस तरह के लोग हैं,
ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रहे थे, ये क्या है इनके मुल्क में। उनकी अपनी असेसमेंट जाती है ना यहाँ से, उनका अपना, उनके मिशन है आईएमएफ के, उनके अपने मिशन हैं वो सर। अपनी। एक कहा तासुर ये भी तो है कि सियासी तौर पर इसको हैंडल करना चाहिए, और इस हुकूमत के साथ एक चूंकि एक अमेरिका को के पता ही नहीं है कि ताल्लुकात अच्छे हैं। हुकूमत, अब आपने वादे कर लिए, अब जना हुकूमत ऊपर नीचे हो रही है, इत्तेहादी नाराज हो गए, इत्तेहादी नाराज हुए, उधर से टक करके 2-4 वोट ऊपर नीचे हुए। आरिफ अलवी साहब ने कहा जरा इत्तेमाद का वोट तो हासिल करें, शहबाज शरीफ साहब इत्तेमाद का वोट तो लें आप। अच्छा, उसके साथ ही ये मुनर्रफ अराकीन का जो है वो उनको इशू हो गए, उनको नहीं उनको इशू हो गए नोटिस, 28 तारीख को पेश हो सारे के सारे, और इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। लेकिन मेरा जो कहने का इशू ये है, और इमरान खान असल जो बात है वो ये है कि जो माशी इशू है, मेरा अपना ख्याल था जो मैं बार बार कह रहा था, और मैं अब भी इस बात की रिक्वेस्ट करूंगा कि अब भी अगर मुमकिन हो तो उनसे थोड़ा सा लड़े, नाराज ना करें, इंगेज करें उनको, मतलब इंगेज करें। और उनसे फिर ये प्रोसीजर और डिले नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, मकसद है कि उनको थोड़ा सा उनसे कहें कि भाई एक मिनट ठहरो, हम एक साथ, जो हमें पहले तो पैसे दे दो ना, हम इसको मतलब। अब लेकिन अब मसला ये कि आपने इतनी दफा उनके साथ गड़बड़ें की हुई हैं कि वो आपको कहते हैं कि नहीं पहले ये शराइत मानो। इस हुकूमत के आने के बाद ये तवक्को हो रही थी कि वो आपको आईएमएफ से कम खुदा पहाड़ वाली बात मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आईएमएफ आपको कोई कम से कम रिलीफ देगी। उन्होंने रिलीफ दिया है कि आके जी इसको हम 2023 तक, हमने रिक्वेस्ट कर दी है उससे, जिसको मान लेंगे उनको क्या इतराज होगा। वो और शराइत पे एक बैंक है वो आपको 10 बिलियन दे देगा, आप उनसे शराइत उनकी मानते चले जाएं, आप शराइत मानते चले जाएं, आपके ये गवादर भी ले लो, ये फलां भी ले लो, ये चले जी आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनको भी ले लो, इसको भी ले लो, उसको भी ले लो, सारा करते हुए उनको क्या वो आपको देते जाएंगे। तो एक दिन पता चला 22 करोड़ लोगों को उठा के ले गए, आपने लोगों को भी गिरवी रख दी, ऑलरेडी है ना, ऑलरेडी हर आदमी पे है ना कर्जा भाई, ऑलरेडी हर आदमी पे कर्जा चढ़ा हुआ है। बिल्कुल सर। हर आदमी जो है, देखें मतलब अल्लाह ताला अपना करम करे कि जो बहुत ज्यादा साफ शफाफ अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो इबादतें कर रहे हैं रमजान में, जिन्होंने सारी जिंदगी सूद नहीं खाया, जिन्होंने सारी जिंदगी रिस्क हलाल मेहनत मुशक, उनके ऊपर भी आपने कर्जा डाल दिया हुआ है। क्योंकि रियासत ने कर्जा लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट होकर हर आदमी के ऊपर किया। पता चला आप पानी पी रहे हैं तो यार पता चला कि वो भी आपने कर्जा, असल में तो वो कर्जा आईएमएफ का कर्जा था, ये बिजली जो है, पर हर आदमी के ऊपर आपने कुछ 2.25 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, खुदा जाने कितना कर्जा आपने डाला हुआ है, बिल्कुल बूढ़े पे, बच्चे पे, औरतों पे, सब मकरूज है। मतलब इससे आपने निकलना है, और कैसे निकलना है इसके लिए सख्त फैसले करने होंगे, लेकिन सख्त फैसले तो उस वक्त होंगे जब ये जंजाल सर पे नहीं होगा। सर बिल्कुल, ये जो इतने सारे लोग, बहुत सारा एक आईनी कानूनी मेरा होगा मैं छीनूं, बच्चे नहीं कहते, वो आपस में छीना चिपटी हो रही है, या वो म्यूजिकल चेयर चल रही है कि जैसे अचानक म्यूजिक रुक गया कहीं तो मुझे ना बैठना पड़ जाए या मैं बैठूंगा। तो इशू ये है कि इस वक्त आने वाले चंद दिन और चंद हफ्ते ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इंतशार इसमें पैदा होता मैं देख रहा हूं। उसकी वजह यह है कि ये किसी जगह से थम नहीं रहा। ये आईएमएफ के पास से आके जो एकदम ऐलान हुआ है ना कि 8 बिलियन देने को तैयार हो गए, ये ऐसी स्पिनिंग हुई है। वो तैयार कहां हो गए उनके, ओ भाई वो 1 बिलियन आपको उस वक्त देंगे जब सारी शराइत पूरी करेंगे, और वो खुश हो जाएंगे उस पे बजट के बाद। बिल्कुल, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके बात करेंगे आपसे। नाजरीन ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, फॉरेन फंडिंग केस में जहां पे सिर्फ पीटीआई हुकूमत, जो साबिका हुकूमत है, उसको पेश होना पड़ रहा था अदालत के सामने, अब 17 मजीद जमातों को पेश होना पड़ रहा है। और अब क्या ये सिर्फ पीटीआई का खतरा है या तमाम जमातों के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल तो देखें 17 मई तक क्या हालात मुल्क में डेवलप होते हैं। लेकिन मैं जो बात बार बार कह रहा हूं ना कि यानी अब देखें इलेक्शन कमीशन, अदालतें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खत्म नहीं हो रहा। पंजाब हुकूमत, मुनहरफ अराकीन कौन है, कैसे हैं, उनको रेफरेंस भी गए हुए हैं अदालतों के अंदर, वो अच्छा। अब इशू इलेक्शन कमीशन, अदालतें, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, हलफ ही नहीं उठा पाए ना। सोचें इस वक्त पंजाब का चीफ मिनिस्टर कौन है यही नहीं पता। मतलब एक जो है हमजा शहबाज साहब है, एक उस्मान साहब है, और ये ऐसा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी भी नहीं हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो ये देखें, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये जब हमने ये राइट्स और ये सारे मामला डिस्कस किए थे श्रीलंका के,
वहां पर हालात क्या हुए हैं, ये हालात ये हो गए हैं, ये हुए हैं इस तरह से। मैंने आपसे कहा ना कि वो पेट्रोल फ्यूल लेकर आ गया जहाज, हमने डिस्कस भी शायद किया था कि वो पैसे उनके पास नहीं थे, डॉलर्स खत्म हो गए और डॉलर से जहाज वापस चला गया और उसके बाद वो उन्होंने इस एक से मांगा, दूसरे से मांगा, तीसरे से मांगा, कोई अच्छा जी, उसके बाद वो वज़ीर खजाना तब्दील हो गए, वजीर कम कर दिए, कैबिनेट खत्म हो गई, नई लोग सड़कों पे हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह देखें ये है कि वो उनके पास मतलब सलाहियत क्या है कि आप 4-4.25 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। चाहिए कितनी? 3,000। तो भाई क्या मसला है? अगर 4,000 आप पैदा कर सकते हैं तो 3,000 आपको चाहिए, तो फिर क्राइसिस क्यों है? क्राइसिस इसलिए है कि वो जो प्लांट जिन्होंने बिजली पैदा करनी है उनके लिए कोयला चाहिए या फर्नेस ऑयल चाहिए या आपको जो है वो गैस चाहिए, वो आपको बाहर से लेनी है और डॉलरों में, तो वो बंद पड़े हैं सारे और बंद होना शुरू हो गए। अब उसके नतीजे में आप ये देखें कि जब लोड शेडिंग हो रही है, देखिए अब इसको मैं बिल्कुल नहीं मिला, लेकिन अब देखें कैसे चेन रिएक्शन चलता है। जब लोड शेडिंग हो रही है 7 या 8 घंटे की, उसके नतीजे में क्या हुआ? दुकानें, रेस्टोरेंट्स, आपके जो है वो टीवी स्टेशंस, आपके इंटरनेट सर्विसेज, आपके ये सारे सब रुकना शुरू हो गए। पेट्रोल, बसेस, गाड़ियां, ये आपकी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके स्टैंड स्टिल पे जा रही हैं कि किसी तरह से कोई बेल आउट करे। अब एक कश्ती ऐसे हिचकोले खा रही है, अल्लाह करे कि श्रीलंका समझ जाए। लेकिन मेरा जो आपसे मैं जो यहां बात करूं ना, ये वो बात है कि जी वो इतनी बड़ी हम काबीना बना, ऐसे हम यूं करेंगे, हम ऐसे करेंगे, और आप अपने लोगों को सच नहीं बता रहे। आप चूंकि गलत और मुस्तकिल गलत बयानी हो रही, ये एक वक्त में नहीं है कि अभी हो गया कुछ, ये पिछले साल से आप चूंकि झूठ बोल रहे हैं अपने लोगों से, गलत बयानी, ऐसे हो गया फलां, और पैसा खाते जा रहे हैं। ये जो लोग इधर से उधर इलेक्टिव सारे, मैंने उससे कहा ना क्या किया है? आप एक शख्स के उसको तो जो सिंगापुर होना चाहिए था, एक आदमी अगर 15 दफा या 20 दफा अपने इलाके से जीता है तो उसके गांव को तो सिंगापुर या दुबई होना चाहिए था कि पेरिस होना चाहिए था। वो जाके वापस जाए तो ये मैंने सड़क बनाई है। ओ भाई, सड़क बनाई है आपने, हर साल आपको पैसा कितना मिलता है? आप जरा बताएं तो सही ना, आपको बजट कितना मिलता है? पहले आप थे, फिर आपसे पहले आपके कोई मामे चाचे थे, उससे पहले आप जरा बताएं ना। सारे सियासतदानों की बात नहीं हो रही, ये ध्यान में रखें। उन सियासतदानों की बात हो रही है जो ऐसे शो, हम यहां से इलेक्टेबल हैं। वो भाई आपका इलाका अगर इलेक्टेबल है, आप और पिछले 2 दहाइयों से 3 दहाई, तो आपका शहर तो ऐसे होना चाहिए था कि जैसे क्योंकि आपको पैसा मिलता है हर साल। बिल्कुल, आपको इतना बजट तालीम का, इतना सड़कों का, इतना, वो कहां जाता है पैसा? बात देखें, आपको कहीं ना कहीं एक तो बड़े फैसले करने हैं सख्त, और वो भी करने जा रहे हैं, ये करने हैं आपने। ये नहीं कि वो मतलब पीटीआई की हुकूमत होती तो भी उसने करने थे, नून वालों ने भी करने हैं, पीपल्स पार्टी है, ये करने हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम वहां खड़ी होती है जब उसके साथ आप इतना बहुत, देखिए लोगों को हमेशा ही नजर आता है ना, लोग कहते हैं यार चलो ठीक है यार, हम भी रूखी सूखी खा लेंगे यार, हमारे देखो ना बड़ों ने भी तो पेट से पत्थर बांधा हुआ है ना। लेकिन जब आपको ये नजर आए कि यार उधर तो कुछ मामला ही दूसरा हो रहा है, तो उसके नतीजे में जो है फिर लोग कहते हैं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये तो कोई गड़बड़ है, ये तो कोई मामला बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। और मैं इसीलिए मैं जो बात कह रहा हूं, देखें कायदे, अब ये क्या इशू है कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन बनेगा? यानी पीटीआई निकल चुकी है, इमरान खान को अब छोड़ें एक तरफ, अंदर अब क्या लड़ाई हो रही है कि क्योंकि वो जो बंदा होता है जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होता है, उसके पास भी बड़ी पावर्स होती हैं, उसके पास भी प्रोटोकॉल होता है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर अब मामला हो रहा है। वो राजा रियाज साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो पहले अलग हो गए थे, वो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के, मैंने आपसे कहा ना नूर आलम साहब अभी दूसरा ग्रुप, और वो हुसैन लाई साहब जो हैं वो जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, और वो मुस्लिम लीग काफ जो कि आप समझें कि यानी मुस्लिम लीग काफ का वो धड़ा जो कि इमरान खान साहब के साथ, इस तरह से समझ लें आप, ठीक है, यानी मोना सिलाई साहब। अच्छा, अब इस पूरे इशू में, इस पूरे के पूरे इशू में यहां पर कौन फंस गई है? लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार एक मिनट जरा किसी एक तरफ से तो कोई चीज ठीक हो जाए। लेकिन जब लोगों को अभी पता ही चले कि आने वाले दिनों, जो मैंने आपसे बात की है ना, कि वो इस कंडीशन को मान के आ रहे हैं हम जी,
कि हम 200 रुपए लीटर से पेट्रोल बढ़ा देंगे और बिजली के रेट्स हम इतने बढ़ाएंगे और ऐसे बढ़ाएंगे, किस्तों में बढ़ाएंगे, लेकिन ये हमने करना था। बहुत शुक्रिया। इशू ये है कि क्या इतने बड़े सियासी, आईनी और सारे जो बहरान एक तरफ पैदा हो गए हैं, मैन मेड क्राइसिस है ना, इसको बैठ के भी रिजॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मसला ये कि बैठे कैसे, किन शराइत पे बैठे, क्या कैसे हल हो, ये रियासत के इश्यूज हैं। ये बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।